हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दृश्यम मूवी के बारे में, दृश्यम 2 के बारे में। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। एक ड्रग्स डीलर रहता है जो अपने मालिक को ड्रग्स सप्लाई करता है। तो वो एक दिन रात में समुद्र के किनारे किनारे ड्रग्स सप्लाई करने आता है। वो अपने मालिक के पास ड्रग्स लेकर आता है, पर उसका मालिक उसे पैसे नहीं देता है, जबकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। उसका मालिक गाड़ी में बैठ के जाने लगता है। उसी वक्त वो गाड़ी में से पैसों का बैग निकाल लेता है और भगने लगता है। उसका मालिक भी उसके पीछे पीछे भगता है और उसे वो पकड़ लेता है। उसका मालिक उसको पकड़ने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसके मालिक को डाउट होता है कि इस पुलिस को उसने ही बुलाया है। तो उसका मालिक गन निकालता है। हड़बड़ाहट में दोस्तों दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और वो गन गलती से मालिक को लग जाती है। तो वो जो ड्रग्स लेकर आया था, ड्रग्स सप्लायर, वो वहाँ से भागता है पुलिस के डर से। तो वो भागते वक्त दोस्तों एक इंसान को फावड़ा लेकर देखता है, जो कि ज़मीन में कुछ गाड़ रहा होता है, पर वो उस पे उस समय इतना ध्यान नहीं देता है। हालांकि उसकी शक्ल को वो जानता है, पर उस समय इतना ध्यान नहीं देता है। कुछ समय बाद वो घर पर जाता है और उस पुलिस भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। यहाँ से शुरू होती है दोस्तों दृश्यम की शुरुआत। अब हम चलते हैं 7 वर्ष बाद, 7 साल बाद का ये सीन आने वाला है दोस्तों। तो इसमें हमें दिखाया गया है अजय देवगन का रोल, जिनका नाम फिल्म में विजय रखा गया है। इसमें हमें दिखाया गया है श्रेया शरण का रोल, जिसका नाम फिल्म में नंदिनी रखा है। इशिता दुत्ता का रोल, जिनका नाम फिल्म में अंजू रखा है। और यहाँ पर हमें रोल दिखाया गया है मरुनल जावेद का, जिसका नाम फिल्म में अन्नू रखा है। ये चार एक फैमिली रहते हैं दोस्तों, अजय देवगन, इशिता दुत्ता, सीरिया और मुरल। तो दोस्तों विजय जो कि अजय देवगन रहता है, एक ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है दोस्तों। हालांकि एक एक केबल ऑपरेटर रहता है, पर हाल ही में इसने अपना सिनेमा हॉल चालू किया है, यानी कि ये फिल्म प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो दोस्तों ये कई सालों से एक मूवी पे काम कर रहा होता है, जिसकी स्टोरी ये बना रहा होता है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर से ये मिलता है, कई जगह पे इसकी पहचान रहती है। पर दोस्तों इसके ऊपर एक केस रहता है, वो केस रहता है एक मर्डर का। 7 साल पहले 2 अक्टूबर की रात को इसने एक लड़के का मर्डर किया था। उसका जुर्म इस पे लगा हुआ रहता है, पर पुलिस साबित नहीं कर पाती है कि ये विजय ने ही मारा है उस लड़के को। तो विजय अपनी दुनिया में मस्त रहता है, अपनी फैमिली वालों के साथ मस्त रहता है, घूमता है फिरता है। पर दोस्तों जिस लड़के को विजय ने मारा था, वो एक बहुत बड़े ऑफिसर का लड़का रहता है। वो ऑफिसर शांत नहीं बैठता है और बार बार इस केस की सुनवाई के लिए पुलिस में जाता है। पुलिस वालों से उसकी बहुत जान पहचान रहती है। तो पुलिस वालों से वो बोलता है बार बार केस को आगे बढ़ाया जाए, मेरे जो बच्चे का कातिल है उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। और दोस्तों उसका बाप भी बोलता है कि हाँ, मेरे बच्चे के कातिल को सज़ा मिलनी ही चाहिए। कुछ टाइम बाद ना नया डीजीआई वहाँ पर आता है, जिसका नाम रहता है दोस्तों तरुण, पिक्चर में, जो कि है हमारे अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना है जिनका नाम पिक्चर में रहता है तरुण। पर दोस्तों वहाँ पर दोनों की केस की वापस सुनवाई चालू होती है और सुनवाई में पता लगता है कि मर्डर एक एक कारण से हुआ था। जो कारण था कि विजय की जो बेटी है अंजू, उसको उस लड़के ने छेड़ा था, उस बड़े ऑफिसर के लड़के ने छेड़ा था, जिसका नाम करण था। तो करण ने उस लड़की को छेड़ा था, तो उस लड़की ने उसको एक रोड से मार दिया था, जिससे उसकी जिसके उसकी जिससे उसकी मौत हो गई थी। फिर बाद में विजय ने उसकी बॉडी को अपने गार्डन में दफना दिया था। यहाँ तक की स्टोरी सबको याद है। पर उसके बाद विजय ने उस बॉडी को उस गार्डन में से निकाल कर कहीं और दफना दिया था। ये किसी को भी नहीं पता था, केवल विजय के अलावा। तो विजय वहाँ पर एक मूवी लिख रहा था। उस मूवी में उसने पूरी स्टोरी बताई थी कि स्टोरी नई नई स्टोरी बना रहा था दोस्तों वो। तो उसमें उसने सब बताया था, कैसे उसने क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। कुछ सालों बाद दोस्तों, 7 साल बाद वापस वो केस ओपन होता है। और वो केस जैसे ही ओपन होता है, विजय और उसका पूरा परिवार शक के दायरे में आ जाता है। नया डीआईजी जो आता है, वो पूरा उन पे पूरा फोर्स करता है उस केस की जांच करने के लिए। उस केस की अच्छी तरीके से जांच की जाती है। और दोस्तों जहाँ पर विजय और रहते हैं, वहाँ पर एक पड़ोसी रहते हैं उनके। वो पड़ोसी अक्सर लड़ते रहते हैं। उस पड़ोसी में हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं। उसका हस्बैंड उसकी वाइफ को अक्सर मारता रहता है।
तो विजय उससे जाकर बोलता है उसकी वाइफ से कि तुम पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर देते। एक दिन उसने पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस वहाँ पर उसके घर पर आ गई उसको समझाने, उसके हस्बैंड को, कि आगे से मारोगे नहीं तुम अपनी वाइफ को। तो इस तरीके से जो वो उसकी वाइफ रहती है उसका नाम जेरी रहता है फिल्म में। तो वो विजय के परिवार की ओर और करीब आ जाती है। इससे उनमें बढ़िया संबंध बनते हैं। और जो विजय की पत्नी रहती है वो उसे थोड़ी थोड़ी बता देती है, क्योंकि वो उसकी वाइफ बोलती रहती है कि पूरे शहर में अफवाह फैल रही है कि 2 अक्टूबर की रात को विजय ने एक मर्डर किया था, एक लड़के का मर्डर किया था जिसका नाम करण था। पर उसकी वाइफ बोलती नहीं, ये सब झूठ है, वो एक देशी दरिंदा था, उसने मेरी बेटी अंजू के रेप करने की कोशिश करी थी। इतना सब बोल देती है वो। और दोस्तों जो वो इमोशनल होकर ये भी बोल देती है कि विजय ने गार्डन से बॉडी उखाड़ निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दी थी, पर हमें किसी को भी बताया नहीं। कुछ समय बाद दोस्तों पता लगता है कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक पुलिस वाले थे, सीक्रेट मिशन पर थे वो, जो कि विजय की पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे। और वो दोनों यहाँ पर विजय के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित कर रहे थे। पर विजय को ये सब पता नहीं था, भनक नहीं थी बिल्कुल भी कि वो पुलिस वाले हैं। तो दोस्तों कुछ सालों बाद, 7 साल बाद, जब ये केस रीओपन होता है तो सब पुलिस वाले बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं कि विजय ने बॉडी को कहाँ से गार्डन में से निकाल कर कहाँ पर शिफ्ट किया है। ये सब जांच पड़ताल में लग जाते हैं, ढूंढने के लिए लग जाते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद, बहुत टाइम बीत जाने के बाद, बहुत दिन निकल जाने के बाद इनको पता नहीं चलता है। फिर एंड में ये पुलिस वाले प्लान बनाते हैं। ये बोलते हैं कि जिसने भी 2 अक्टूबर को रात को विजय को रात में देखा था वो हमें आके बताए, हम उसे 5 लाख रुपए इनाम में देंगे। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत से जने आते हैं, पर कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाता है। 5 लाख के चक्कर में कोई भी पता नहीं लगा पाता है। तो दोस्तों हमने शुरुआत में बात करी थी कि एक ड्रग्स सप्लायर एक अपने मालिक का मर्डर करके भागता है, तो वो एक आदमी को देखता है फावड़ा लेकर। तो दोस्तों वो आदमी विजय ही रहता है जिसको वो देखता है, शकल से उसे वो याद रहता है। और वो एक दिन विजय से मिल भी जाता है नौकरी की तलाश में, पर वो वहाँ पर किसी भी तरीके का जिक्र नहीं करता है। फिर कुछ टाइम बाद उसे पता लगता है कि पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है जो भी विजय के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन देगा। तो दोस्तों पुलिस वालों के पास चल जाता है वो, और वहाँ पर जाकर वो 25 लाख की डिमांड करता है कि मुझे 5 लाख नहीं, मुझे 25 लाख चाहिए, तभी मैं बताऊंगा कि विजय ने बॉडी को कहाँ पर छिपाया है। तो पुलिस वालों को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि ये केवल यहाँ पर पैसों के लिए ही आया है। पर वो बोलता है कि मैंने उस रात विजय को फावड़ा लेकर देखा था, एक गाड़ी भी थी, वो फावड़े से ज़मीन में कुछ खोद रहा था। तो इस तरीके से वो पुलिस वालों को बोलता है। पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है तुम्हें 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, पर तुम बताओ कि वो बॉडी कहाँ है। पर वो नहीं मानता है, पहले पैसे मंगाता है। तो पुलिस वाले उसको 25 लाख रुपए भी दे देते हैं। फिर वो जब वहाँ से जाने लगता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं भैया बॉडी किधर है। तो वो बोलता है सर आप जिस ज़मीन पे खड़े हो उस ज़मीन के नीचे ही बॉडी है। तो पुलिस वाले ये सुनकर चौंक जाते हैं। वहाँ खड़े जितने भी आदमी थे वो सब ये सुनकर चौंक जाते हैं कि जहाँ पर हमारा पुलिस स्टेशन है उसी के नीचे बॉडी है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और पुलिस पुलिस वाले उस टाइम, जिस टाइम पर दोस्तों विजय ने बॉडी गाड़ी थी, उस टाइम पर पुलिस, मतलब वहाँ पर काम चल रहा था पुलिस स्टेशन का, जो उसने गार्डन से बॉडी को पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया था। तो उस आदमी ने देख लिया था, तो उसने ही वो बताया था। फिर वो वहाँ पर इजाज़त लेते हैं पुलिस स्टेशन को खुदवाने की। तो पुलिस स्टेशन को बाहर से पूरा कवर करते थे ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर क्या चल रहा है। पर जो बाहर बाहर मजदूर जो बाहर मिट्टी लाते थे, उससे विजय को पता चल गया था कि पुलिस स्टेशन में खुदाई का काम चल रहा है, और उससे पहले से ही शक हो गया था। तो दोस्तों वो एक्टिव हो जाता है कि अब हमारा नंबर आने वाला है, पुलिस पुलिस वालों को हम पे शक होने वाला है, बॉडी मिल जाएगी क्योंकि। तो पुलिस स्टेशन में खुदाई करने के बाद बॉडी के कंकाल मिल जाते हैं। वहाँ पर फोरेंसिक लैब की डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो वो बॉडी के कंकाल निकाल कर वहाँ से ले जाते हैं। कंकाल ले जाने के बाद वो उसकी जांच करते हैं। तो जांच में इतना तो पता लग ही जाता है कि उस जो मरा हुआ है वो व्यक्ति, उसकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है, और वो एक मेल है, और सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। फिर इतना सब पता लगने के बाद डीएनए के लिए वहाँ पर बॉडी का सैंपल भेजा जाता है। तो माता पिता का, जो व्यक्ति मरा था उनके माता पिता का
डीएनए लिया जाता है और डीएनए के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है। और इधर विजय को भी पकड़ लिया जाता है। बॉडी मिलने के बाद उस पर मौत का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है, पुलिस गिरफ्त में ले लिया जाता है। पुलिस वाले उससे बहुत पूछताछ करते हैं, पर वो नहीं बताता है कि मैंने उसे मारा है। वो हमेशा मनाही करता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं याद है और मैंने नहीं मारा है। पर पुलिस वालों को उस पर पूरा शक रहता है, पूरा डाउट रहता है कि ये कत्ल विजय ने ही किया है, पर वो नहीं बताता है। फिर उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है दोस्तों। उसकी उसकी वाइफ को मारा जाता है, उसकी बेटियों को मारा जाता है पुलिस के द्वारा। तो वो डर के मारे सच बोल देता है कि हाँ, मैंने ही उस रात एक हमारे घर में वो चोरी करने के इरादे से घुस रहा था, या फिर हमारे घर में ताक झाक कर रहा था, तो वहाँ मैंने देख लिया था उसे, और वहाँ पड़े सरिये से उसके सिर में चोट मार दी थी, जिसके कारण वो उसकी मृत्यु हो गई थी। पर सच बात तो ये रहती है दोस्तों कि वो उसकी बेटी अंजू को छेड़ता है, तो वो अंजू उसका रोड से सिर पे मार देती है, जिससे उसकी मौत होती है। पर वो अंजू के ऊपर आँच नहीं आने देता है और इल्ज़ाम को अपने ऊपर ले लेता है। इससे दोस्तों उसको रिहा तो कर दिया जाता है, पर उसको उसको पकड़ मतलब उसको कोर्ट में पेश किया जाता है अगले दिन। तो कोर्ट में पेश करने के बाद दोस्तों जो उसका वकील रहता है वो बोलता है जज से कि हमारे जो क्लाइंट है उसको वहाँ पर फोर्स करा गया है, सच बोलने के लिए फोर्स करा गया है एक बात बोलने के लिए। तो विजय बोलता है जज से कि हाँ सर, मुझे फोर्स किया गया था, मेरी फैमिली वालों को मेरे सामने मारा जा रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बचाने के लिए ये कहानी बनाई। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक फिल्म पर विजय काम कर रहा था, वो स्टोरी बना रहा था। तो वो एक स्टोरी बनाता है, उसकी बुक भी वो प्रिंट करवाता है। तो बुक में दोस्तों अब मैं आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ कि उसकी फिल्म की स्टोरी क्या रहती है। तो उसकी फिल्म की स्टोरी इस तरीके से रहती है दोस्तों। कुछ फिल्म की स्टोरी में दोस्तों ये रहता है कि वो फिल्म यहाँ से चालू होती है दोस्तों कि एक बड़े बिल्डर का बेटा रहता है। वो एक क्लब में जाता है दोस्तों नाचने गाने। तो वहाँ पर एक लड़की को छेड़ता है। वो एक लड़की को छेड़ता हुआ देख उसका जो फ्रेंड रहता है, उस लड़की का जो फ्रेंड रहता है, वो उस लड़के लड़के के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद उस बिल्डर का बेटा गुस्से में आ जाता है और उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। घर पर जाने के बाद वहाँ पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और गलती से उस बड़े बिल्डर का जो बेटा रहता है वो उससे मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। उसका बाप बाद में आता है दोस्तों। उस लड़के का बाप जिससे मौत हुई है, उसका बाप सोचता है कि मेरे बेटे को मैं जेल तो नहीं जाने दे सकता, इसलिए वो बिल्डर के बेटे को दोस्तों वहाँ पर उनके गार्डन में गाड़ देता है। गार्डन में गाड़ देने के बाद उसे दूसरे दिन पता चलता है दोस्तों कि जिस बिल्डर का बेटा मरा है उसकी बिल्डिंग का एक जगह पे काम चल रहा है। तो वो दोस्तों उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल कर, गार्डन में से निकाल कर उसकी बिल्डिंग में जाके ही गाड़ देता है, ताकि वो उसे कोई ना ढूंढ पाए, ना किसी को उस पर शक हो। तो इस तरह की फिल्म दोस्तों विजय बना रहा था, और इसी तरह की कहानी उसके साथ हो, इसी तरीके का केस दोस्तों उसके साथ था। तो वकील ने वहाँ पर कोर्ट में पेश कर दिया कि ये हमारे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है दोस्तों। इस फिल्म के आधार पर ही हमारे क्लाइंट पर आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों। इस फिल्म के कॉपी आप पढ़ सकते हैं, जज जज साहिब आप इसकी कॉपी पढ़ सकते हैं। और इस फिल्म के आधार पर ही हमारे क्लाइंट पर आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों। तो जज को वहाँ गुस्सा आ जाता है, वो सामने वाले क्लाइंट से बोलता है ये क्या तरीका है। इसी थोड़ी देर में दोस्तों डीएनए रिपोर्ट आ जाती है, और डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। तो जज को और गुस्सा आ जाता है कि ये डीएनए रिपोर्ट भी नेगेटिव है, और विजय को वहाँ पर रिहा कर दिया जाता है। अब हम इसकी फिल्म की जो विजय फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था उसकी स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं, ताकि जिससे आपको क्लियर हुआ कि डीएनए नेगेटिव कैसे आया और विजय को रिहाई कैसे मिली। तो दोस्तों विजय अक्सर एक दोस्त के साथ अक्सर बैठा करता था, उसके साथ दारू पिया करता था। रोज़ वो मिलते थे, रोज़ उनकी बढ़िया फ्रेंडशिप थी। वो एक दोस्त से मिला करता था, और दोस्तों वो एक आदमी से भी मिला करता था जो कि चर्च का सिक्योरिटी गार्ड था। वो उससे अक्सर मिला करता था। उसने उसकी पैसों में मदद करी थी विजय ने। वो एक बीमार था, तो उसने इसकी पैसों में मदद करी थी। हम फिल्म के आधार पर चलते हैं दोस्तों। तो जो विजय ने फिल्म बनाई थी उसके आधार पर अगर चम चलते हैं तो वो रहता है, तो वो बिल्डर के बेटे को मारकर ज़मीन में गाड़ देता है। और दोस्तों वो जो सिक्योर उसको ये भी पता रहता है दोस्तों कि अगर बॉडी मिल जाती है तो क्या होने वाला है।
तो विजय को भी ये सब पता रहता है कि अगर बॉडी मिल जाएगी कभी ना कभी तो बॉडी मिलेगी सही, तो आगे की प्लानिंग हमें क्या करनी है। तो बॉडी मिलने के बाद विजय उस मेडिकल कॉलेज वाले जो दोस्तों वो एक ऐसी बॉडी की तलाश करता है जिसकी मौत भी सिर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। फाइनली कुछ सालों बीत जाने के बाद उसे वो बॉडी मिल जाती है, उसकी बॉडी मिल जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी एक चर्च के गार्ड से मुलाकात रहती है, उसको वो पैसों में मदद करी थी। तो वो चर्च के गार्ड को अपनी समस्या बताता है और उससे बोलता है कि मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसके सिर में चोट लगने से मौत हुई है। तो चर्च का गार्ड उसकी मदद कर देता है और उसके बॉडी के कंकाल उसे दे देता है। बॉडी के कंकाल लेके वो घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद दोस्तों उसे पता लगता है कि स्टेशन की खुदाई चल रही है और वो बॉडी वहाँ पर मिल चुकी है। बॉडी मिलने के बाद दोस्तों वो मेडिकल कॉलेज में रख दी जाती है वो बॉडी के कंकाल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो विजय एक अक्सर एक आदमी से मिला करता है जिसके साथ वो दारू वारू पिया करता है और उस आदमी को फिल्म का बहुत शौक रहता है। तो विजय से उसकी अच्छी दोस्ती रहती है। वो आदमी और कोई नहीं दोस्तों मेडिकल कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड से उसकी अच्छी मुलाकात रहती है, अच्छी मेल जोल रहती है। तो जैसे ही उस पुलिस में मिली बॉडी पुलिस में पुलिस को पुलिस स्टेशन में मिली बॉडी मेडिकल कॉलेज में रख दी जाती है, तो पीछे पीछे ही विजय भी वहाँ मेडिकल कॉलेज तक पहुँच जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज़्यादा दारू पिला देता है जिससे वो नशे में हो जाता है। और विजय चुपके से जाकर जो बॉडी पुलिस पुलिस स्टेशन में मिली थी उसको अपनी लाई हुई कंकालों से, जो चर्च में से वो कंकाल लाया था उसमें से बदल देता है, जिससे दोस्तों डीएनए रिपोर्ट में नेगेटिव आ जाती है और विजय छूट जाता है। ऐसी कुछ स्टोरी है होती है यहाँ पर मूवी की। एंड में ये होता है दोस्तों वो जो कंकाल ले जाता है मेडिकल कॉलेज से निकाल कर उन्हें वो एसिड से जला देता है, जिससे कोई भी सबूत पुलिस वाले को नहीं मिलते हैं और थोड़े बहुत कंकाल वो बचा के रखता है अपनी जिसकी मौत हुई उस फैमिली मेम्बर को देने के लिए बचा के रखता है। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग करता है दोस्तों, वो पूरा गेम बनाता है। उसका माइंड जो एक बहुत पुलिस वालों से भी तेज चलता है दोस्तों। और दोस्तों एंड में वो ऐसे बोलता है कि मैं अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पर अपने परिवार वालों को आज आज या फिर अपने परिवार वालों के ऊपर कोई भी आज ये संपत्ति नहीं आने दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अपने परिवार वालों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये उसका मास्टरमाइंड गेम रहता है दोस्तों। जो डीआईजी रहता है वो भी पूरा शौक हो जाता है, पूरा हैरान हो जाता है कि ये आदमी या तो हारेगा, बुरी तरह हारेगा या बुरी तरह जीतेगा, पर अपनी लाइफ से अपनी फैमिली से कभी समझौता नहीं करेगा। इस तरह की फिल्म रहती है दोस्तों दृश्यम 2। अगर आपको ऐसी फिल्म की स्टोरियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आपके लिए हम ऐसे ही दोस्तों अच्छी अच्छी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। धन्यवाद।